नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते। इससे पहले जीबी के इलेक्शन थे तो उसमें भी बड़ा सियासी जोड़ तोड़ था। बिलावल साहब सबसे पहले पहुंचे, लेकिन मरियम साहब ने भी बड़े लंबे चौड़े जलसे किए थे, क्राउडेड जलसे थे, लेकिन कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। आज़ाद कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जलसों की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आई, लेकिन नताइज जो हैं वो कुछ अलग से ही नज़र आए। और इस दफ़ा सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली का जो इल्ज़ाम है वो भी बड़ा वीक सा है, बड़ा कमज़ोर सा है अपोजिशन जमातों की जानिब से, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता हुकूमत है। तो कहा जा सकता है कि इस वक्त सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है। इस पर हम बात करेंगे कि ये मकबूलियत में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि कुछ ज़मनी इंतखाबात 10 से 11 ऐसे हुए। इससे पहले जो कल सियालकोट PP 38 में वो, उससे पहले कुछ 12 इलेक्शन हुए, जिसमें 11 इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और कई ऐसी नशिस्तें भी थी जो तहरीक इंसाफ ने जीती हुई थी, वहाँ भी उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ, यकदम सूरत हाल कैसे पलटी, जरा इस पर बात करेंगे। और आज के मेहमान होंगे नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगी। अभी मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजाज़ चौधरी साहब ने, सीनियर रहनुमा है। सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर एक कॉमेंट कर दीजिए। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जिसका मैंने तज़किरा भी किया कि पंजाब, मरकज़ी पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ है, जहाँ ज़मनी इंतखाबात हुए, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई सारे इंतखाबात। लेकिन जैसे ही आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होते हैं, मुहाजिरीन की सारी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर लेती है। ये कैसे मुमकिन हुआ सर? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं पूरे वसूख से आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि 2018 के अंदर सेंट्रल पंजाब में तहरीक इंसाफ नहीं जीत पाई उतनी नशिस्तें जितनी कि PMLN ने जीती। लेकिन जो ही हुकूमत बनी और जब कोरोना की वबा के बाद मुल्क के अंदर बहाली शुरू हुई और तरक्की की तरफ सफ़र शुरू हुआ, तो सेंट्रल पंजाब के अंदर भी हालात बदलना शुरू हो गए। जिन इंतखाबात के बारे में आप फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ हार गई, वो इंतखाब 2018 में मसलन एक सूबाई नशिस्त 32,000 वोटों से हारी हुई थी, तो वो 4,000 वोटों से हमने हारी। दूसरी हमने कोई 41,000 वोटों से हारी थी, वो हमने यानी कोई 14,000 वोटों से हारी। इसलिए हमने हर इंतखाब के अंदर वोटों में इजाफा किया। तीसरी नशिस्त खुशाब की थी, उसमें भी हमने वोटों में इजाफा किया। इसलिए नो डाउट कि वो मुस्लिम लीग नूनी की नशिस्तें थीं और वही दोबारा जीत गई। लेकिन बतदरीज तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, जिसका इजहार कश्मीर के ये जो महाजरीन की नशिस्तें थीं, सेंट्रल पंजाब के अंदर 7 नशिस्तें थीं और 100% नतीजा उसका आया। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि बतदरीज हुकूमत की कारकर्दगी, इमरान खान के मौक़िफ़ और जो शिकस्त रेख्त है अपोजिशन की, और बिलखुसूस यानी PMLN का बयानिया और मौक़िफ़ है, उसको बुरी तरह शिकस्त हुई है। और दो चीजें हुकूमत अपने दो चीजें बयानिए के अंदर लोगों को कन्विंस कर पाई है। दो चीजें सर, एक तो जल्दी से एक आपने खुद पॉइंट उठाया कि आप मुझे बता रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप, कि आप भले इलेक्शन हारे हैं लेकिन आपका वोट बैंक बढ़ा है, जबकि नून लीग इलेक्शन जीती है लेकिन वोट बैंक कम हुआ है उनका। ये बात लोगों को बताने में तहरीक इंसाफ आज तक नाकाम क्यों है सर? मतलब मुझे नहीं पता, 1.5 सालों में मैंने शायद ही एक आध बंदे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा के मुंह से ये बात सुनी होगी, और ये फैक्ट है। तो ये तो तहरीक इंसाफ की नाकामी है कि आप लोगों तक हकाइक नहीं पहुंचाते, सिर्फ अपोजिशन पर तनकीद करते रहते हैं सर। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जब भी तजिया हुआ, कम अज कम मैंने ये सारी तफसील लोगों के सामने रखी और ये बताया कि कोविड जैसी बीमारी के बावजूद तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। और मैं आपको जो असल यानी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हुआ और PMLN को जो इतनी बुरी शिकस्त हुई है उसका सबब बताता हूँ। जो बयानिया रियासत के बारे में PMLN की ख़ास तौर एक जो रहनुमा हैं उनका रहा, उससे लोगों को इत्तफाक नहीं है। सेंट्रल पंजाब वो यानी इलाका है पंजाब का कि जो पाकिस्तान बनने के वक्त बहुत ज़्यादा महाजरीन
और बहुत ज़्यादा वो लोग के जिन्होंने अपना भारत को छोड़ा और यहाँ पर हिजरत की थी, उनकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत है। और वो भारत के साथ जो लोग भी अपने आप को अलाइन करते हैं या वहाँ के हुक्मरानों के साथ अपने ताल्लुकात बनाते हैं, इस पंजाब के हिस्से में शदीद रद्द-ए-अमल होता है। और आपने देखा कि इस असना में नरेंद्र मोदी के बारे में PMLN के लीडरों की तरफ से कभी एक लफ्ज़ भी आपने नहीं सुना होगा। वो हुकूमत के ऊपर और वज़ीर आज़म के ऊपर तो बड़े शदीद इल्ज़ामात करते रहे, लेकिन आपने उनकी जुल्म और सितम की और जो कुछ मुसलमानों के साथ इन 3 सालों में भारत में हुआ है उसके बारे में PMLN को बात करते हुए कभी नहीं सुना होगा। ये बयानिया तो मुहाजिरीन जो हैं उनके लिए तो मैं जस्टिफाई हो रहा है जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन सियालकोट के PP 38 में जो हुआ, मेरे ख्याल में पिछले 30-32 सालों से वो नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास रही है, तो इससे पहले भी वो नून के पास थी, तो वो यकदम वहां क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। अच्छा, साथ में जो मेरे लिए जो अहम इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा किसी किस्म की धांधली का इल्ज़ाम भी उस हल्के में नहीं लगा रहे। जो उनके मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जो बड़े स्टेचर के रहनुमा हैं, सारे नहीं लेकिन मेजॉरिटी इल्ज़ाम भी नहीं लगा रही कि धांधली हुई, तो वो कैसे मुमकिन हो गया सर? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं तो इत्तफाक नहीं करता था NA 75 के अंदर जो भी इलेक्शन कमीशन ने किया, ये पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में पहली मरतबा हुआ कि 18 यानी पोलिंग स्टेशंस के नताइज की शक व शुबे की वजह से 360 पोलिंग स्टेशंस को दोबारा इंतखाब में जाना पड़ा। मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ओवर सेंसिटिव हो गया और सियासी दबाव के अंदर आ गया, वरना ये वाली कैफियत वहाँ पे नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात, ये PP 38 का आपने नतीजा देखा है, उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो 3 रोज़ पहले वहीं उसी नशिस्त से जो हमारे यानी एक आज़ाद कश्मीर के मुहाजिरीन के नशिस्त के ऊपर कैंडिडेट थे हाफिज हामिद रजा साहब, वो जीते थे भारी अक्सरियत से। जाहिर है उससे 2 रोज़ के बाद ये इलेक्शन आ गया। चुनाचे जो बयानिया PMLN का मुसलसल शिकस्त और रेख्त का शिकार था और यानी उसकी वजह से उन्हें शिकस्त हो रही थी, ये उसी की कंटिन्यूशन थी। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, तहरीक इंसाफ ने ये कश्मीर के इलेक्शन में भी और PP 38 के इलेक्शन में भी बेहतर मैनेजमेंट का सबूत दिया। हमने जितने भी हमारे ग्रुप्स थे पार्टी के अंदर, उन्हें हमने यकजान किया, उनकी सिमत को दुरुस्त किया, जिसके नतीजे में यानी ये कामयाबी यकीनी हो गई। सर, अगर ये यही कामयाबी है चौधरी साहब, अगर तहरीक इंसाफ की यही कामयाबी है, तो वो जमात जो 11 ज़मनी इंतखाबात हारी इस मुल्क के अंदर, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीतने के बाद और एक नशिस्त जीतने के बाद सियालकोट की PP 38 की, क्या वो पूरी उम्मीद है कि ये जो जीत है उसकी ज़मनी 10 शिकस्तों के बाद वो कैंटोनमेंट के इलेक्शन में भी जारी रहेगी? मकामी हुकूमतों के इलेक्शन अगर होते हैं, बल्दियात के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें भी यही जीत होगी जो इस एक हल्के में या आज़ाद कश्मीर में नजर आई है? सर अदनान साहब, मुझे इजाज़त दीजिए। आपने दूसरी दफ़ा 10 नशस्तों का कहा। पंजाब में सिर्फ 3 ज़िमनी इंतखाब हुए हैं और बाकी दूसरी जगहों पे हुए हैं, उनकी और वजूहात हैं। यहाँ पर तीनों के तीनों ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हमने PMLN की नशस्तें थीं, हमने अपने वोट बैंक में खातर खा इजाफा किया। चौथी नशस्त हमने जीत ली। कश्मीर का सारा इंतखाब 7 की 7 नशस्तें 100% नतीजा रहा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बेहतर मैनेजमेंट और जो ओवरऑल तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी है लोगों के सामने वही बयान करते हैं। और इस दिसंबर तक जब हर घर के अंदर आप सेहत कार्ड दे चुके होंगे, जब आप गांव के अंदर लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बिला सूद, बग़ैर सूद के कर्ज दे चुके होंगे, नौजवानों को कारोबार करने के लिए कर्ज दे चुके होंगे, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है छोटे घरों की वो आगे बढ़ रही होगी, जब आप किसान को किसान कार्ड देकर जो आम कमोडिटीज़ बाज़ार से सस्ती मुहैया कर रहे होंगे, जब एहसास प्रोग्राम के तहत 270 उनके छोटे मंसूबे जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे शुरू हो चुके होंगे, तो मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से जीत यकीनी है। मैं आपसे पिछले 3 बरस की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं मुसलसल कहता रहा कि 65 से 70% आबादी जो है उनका दई मईशत से वास्ता है
और हमारी सारी फसलें इस तरह हुई हैं कि काश्तकार को, जिम्मेदार को मुनाफा हुआ है। सर उसके असरात सर भी उसका ओवरऑल इंपैक्ट पूरे मुल्क की इकोनॉमी पे तो पड़ा ना चौधरी साहब। अगर उस पे आप गए हैं उस पे, तो मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर हो गई ना उस सेक्टर पे जाने के बाद। सर एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद जरा नफीसा साहब को शामिल करेंगे और बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े वादे थे जो पूरे नहीं हुए, लेकिन जो जीत का तसलसल शुरू हुआ है इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। वादे पूरे नहीं हुए लेकिन अब कामयाबी शुरू हो चुकी है। एक ब्रेक के बाद से भी बात करेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नफीसा शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। नफीसा शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे आप पहले हाफ में हमारे साथ नहीं थी। इजाज़ चौधरी साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैम, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अगर हम जीबी और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस देखते हैं तो बिलावल साहब ने बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले किया है। जीबी में भी सबसे पहले शुरू कर दी कैंपेन आपने, आज़ाद कश्मीर में भी कुछ ऐसा हुआ। गो आज़ाद कश्मीर में आप शायद अपोजिशन की बड़ी जमात बन चुके हैं, 11 नशिस्तें आप लोग जीत भी चुके हैं। क्या आप समझती हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में और जीबी के इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी का बयानिया था, वोटर्स ने उस पर एतमाद का इजहार किया, और यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स स्पेशली इन आज़ाद कश्मीर? मैम, मैं ये कहूंगी कि सिर्फ ये इलेक्शन नहीं, जीबी के इलेक्शन हो या बाकी इनकी जो कारकर्दगी हो, जो सेनेट इलेक्शंस हो, और तो और अभी एक छोटा इलेक्शन है उसका भी मैं जिक्र करूंगी, ये NCSW की चेयरपर्सन का इलेक्शन हो। ये जमात अब माहिर हो गई है जालसाजी में और फ्रॉड में। कश्मीर इलेक्शन न फेयर था, न फ्री था, न आज़ादाना था, न मुनसिफाना था। उस पे एक बिल्कुल क्रिमिनल लेवल की इन्होंने रिगिंग भी की है, बदजुबानी भी की है, माहौल को आलूदा भी किया है, कंट्रोवर्शियल भी किया है। और अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते तो मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन की जमातें जो हैं, जैसे जब इन्होंने कहीं कहीं उन्होंने अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराई हैं तो ऑपोजिशन के मेंबरान जो हैं वो जीते हैं। इस मौके पर मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, बेयर मी आउट। आज मुझे ये पता चला कि वजीर आजम साहब ने एक नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन, एक बहुत अहम ओहदा है, कायमा कमीशन बराए खवातीन, उसमें जिस कैंडिडेट को या जिस नॉमिनी को इन्होंने अपॉइंट किया है आज, वो जो इलेक्शन हमारे पार्लियामान में अंदर हुई थी वहां वो लूज कर गई हैं। अब हद देखें जालसाजी की कि जिस इलेक्शन में उन्होंने लूज किया है तो विनर को, क्योंकि विनर ऑपोजिशन की थी, उनको उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, उल्टा उन्होंने जो लूजर थी नीलोफर बख्तियार साहिबा, लॉस्ट द इलेक्शन, उनको उन्होंने, ये हद होती है जालसाजी की। इनकी अगर लेजिस्लेशन देखें वहां जालसाजी है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी कन्वर्जन में जालसाजी है, हर इलेक्शन में इन्होंने जीबी में जालसाजी की, इन्होंने हर लेवल पर इनकी मुनाफकत की हद है। और अभी मैंने सुना है, मैंने शीरीन मजारी साहिबा से जब हमने पूछा कि ये क्या आपने ड्रामा किया है, विनर एक थी, आपने नोटिफाई दूसरी का किया है। इनफैक्ट उस इलेक्शन में मैं आपको ये बताती हूँ, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो चेयरपर्सन जो इलेक्शन करा रही थी वो उठकर भाग गई। जब उन्होंने देखा कि ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है, हमने हैंड रेज किए, तो वो फ्लोर छोड़ के भाग गई। और फिर वो नाउ द गॉल टू से इनके 2 वोट हैं, एक बहैसियत चेयरपर्सन, एक बहैसियत मेंबर। एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, एक कंफ्यूजन है। यू आर वेरी सीनियर पॉलिटिशियन और आप चंद सुलझे हुए पॉलिटिशियंस में, ये हमारी खुशकिस्मती है। वजह क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ पे ये इल्ज़ाम तो लगाती है कि धांधली हो गई, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, लेकिन सबूत नहीं उसके लाए जाते, ना अदालतों तक, ना इलेक्शन कमीशन तक इसको लाया जाता। तो मैंने आपको सबूत दिया है, इसके न मिनट्स हैं, इसकी कार्रवाई को चेयरपर्सन भाग गई, 6 मेंबर्स ने उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी दुनिया ने देखा कि 6 मेंबर्स ने कहा कि हमने इसको वोट डाला है, चेयरपर्सन भाग गई। अब चेयरपर्सन ये कह रही हैं कि मेरा भी वोट है, और एज ए बहैसियत, मुझे बताएं कौन सी दुनिया में एक बंदे के 2 वोट होते हैं? कहते हैं मेरे 2 वोट है। मैं इस पे भी चौधरी साहब से कमेंट्स लेता हूं कि सेनेट इलेक्शन में उन्होंने एक प्राइवेट आई डाली, वहां जालसाजी की। हर ये डस्का में आपको सबूत नहीं नजर आए कि कितने सबूत थे? आजाद कश्मीर मैम, आजाद कश्मीर देखिए, आजाद कश्मीर में
सबूत तो हर कैंडिडेट अपना फाइट जरूर करेगा, लेकिन आजाद कश्मीर में इनके वुजरा इलेक्शन डे पर पोलिंग स्टेशंस में अंदर थे। ये सबूत नहीं है, ये सबूत नहीं है कि वो जो ऑरेंज रंग का थद्दा 5,000 का नोट, अगर ये ऑनेस्ट है तो उस 5,000 के नोट को खत्म कराए ना। वो 5,000 के नोटों की दस्तियां बिल्कुल ठीक वो है, बांट रहे थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अब कमेंट लेने दे जरा इस पे। जी इजाज चौधरी साहब, सर वजह क्या है कि 3 साल गुजर चुके आपकी हुकूमत को, सर आप अपोजिशन को एतमाद में ही नहीं ले सके। जितने भी इलेक्शन हुए उसमें फ्री एंड फेयर एक सवालिया निशान बन के रह गया है। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आपकी हुकूमत और आपकी पार्टी का जो मैंडेट है वो तो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना है। आपने जो 129-31 दिन का धरना दिया, 26 दिन का, उसमें भी मैंडेट था इलेक्शन के हलकों में जालसाजी हुई सर। तो आपकी पार्टी को तो चाहिए था कि आप बैठ के अपोजिशन को एतमाद में लेते और कहते भाई अपने तहफुजात बताइए, ताकि जो जीबी में हुआ है वो आज़ाद कश्मीर में ना हो, जो पीपी NA 75 में हुआ है वो PP 38 में ना हो। मतलब आपको तो अपोजिशन पार्टीज को साथ लेके चलना चाहिए था ऑन दिस ऑब्जेक्टिव सर। जी बारी बारी जरा मैं आपसे अर्ज कर देता हूं। जी पहली बात तो जो खवातीन कमीशन की बात की है उसके अंदर कानून के अंदर गुंजाइश ये मौजूद है कि मेंबर जो है वो वोट दे सकता है। जब 6 और 6 वोट बराबर हो जाएं तो जो उस यानी कमेटी का चेयरमैन है वो अपना कास्टिंग वोट इस्तेमाल कर सकता है फैसला करने के लिए। ये इसमें कोई गलती नहीं मतलब है। चेयरमैन 2 वोट कास्ट कर सकता है एज पर लॉ, आप ये कह रहे हैं? इस पे मुझे एज ए मेंबर वो एक वोट। अब अपनी बारी पे बात कीजिए। मैं जी एक अपनी बारी पे बात कीजिए प्लीज, अपनी बारी पे बात कीजिए। आपने गलत बयानी की है, आपने गलत बयानी की है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं। प्लीज ट्राई टू लिसन। आप मेरी बात तो सुने ना, आपने अपने वक्त पे बात कर ली प्लीज। वोट उसका बनता ही नहीं है। डॉक्टर साहब मैं आपको उसका वोट बैसियत। अब आपने अपनी बात कह ली, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये है अपोजिशन का रवैया, ये है अपोजिशन का रवैया, ये है अपोजिशन का रवैया। ये जो पैदर पे इनको शिकस्त हो रही है ना, अवाम इनकी बात नहीं मान रहा है। ये इन्होंने रोना पीटना डाला गिलगित बल्तिस्तान में और लोगों ने हमें वोट दिया। यही रोना पीटना इन्होंने कश्मीर में डाला, लोगों ने हमें वोट दिया। इनको तो वोट नहीं मिला ना पब्लिक इनकी बात मानती है, ना अदारे इनकी बात मानते हैं। यानी यहां ये जीत जाए, कराची में ये जीत गए तो इलेक्शन फेयर है। जूतियों में दाल बटी इनकी और मुस्लिम लीग नून की PDM के अंदर। इसलिए बात सुनने का हौसला रखें। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, खवातीन कमीशन के अंदर जब 5 वोट हुए तो उस चेयरमैन ने अपना वोट बैसियत मेंबर के कास्ट किया, और जब बराबर हो गए तो उसके पास ये इख्तियार था कि वो अपना कास्टिंग वोट इस्तेमाल करती। ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, अब अदालत के फैसले का इंतजार करें। इसमें धांधली की कौन सी बात है? अदनान, जब तक आप मेरी बात नहीं मुकम्मल होने देंगे, मेरी गुजारिश है मैं असल में कभी भी इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बीच में बात करना। चौधरी साहब आपने काउंटर किया ना सर, तो नफीसा शाह साहब को उस पर रिस्पॉन्स तो करने देना सर। नहीं तो काउंटर करना है, मैंने 15 सवालों के जवाब देने हैं। मैं आपको टाइम दूंगा। मैं नफीसा साहिबा सिर्फ इसी पॉइंट को क्लियर करेंगी सर, वुमेन कमीशन पे। जी नफीसा साहिबा जल्दी से। देखिए चोरी सीना जोरी ये उस वक्त मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद थी। रूल्स ये कहते हैं कि चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट है, विच मीन्स जब बराबर हो तब कास्ट कर सकती हैं, वरना उनका वोट नहीं होता। दीज आर द रूल्स। 6 वोट ऑपोजिशन के, 5 वोट ट्रेजरी बेंचेस के। कास्टिंग तो छोड़े, वो भाग गई, वो फ्लोर छोड़ के भाग गई। क्या बात करते हैं आप? नहीं नफीसा शाह साहब आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उन्होंने ओथ लिया है। नहीं ये बात आप आवाम को क्लियर कर देना। जो बात चौधरी साहब कर रहे हैं कि वो कास्टिंग वोट कर सकती है अपना, तो उसने कास्टिंग वोट जब बराबर हो, बराबर नहीं था। 6 हमारे 5 उनके, ये देखकर वो भाग गई हैं। विटनेसेस हैं, रिकॉर्डिंग आप निकलवाएं, कभी नहीं निकलवा के। मैं कहती हूँ कभी इनमें अखलाकी जुर्रत नहीं है, ये झूठे हैं। एक चोरी करते हैं फिर सीना जोरी करते हैं। मैं कहती हूँ अवाम इनका इतना बुरा हशर करेगी। मैं विटनेस हूँ,
बिल्कुल ठीक। अब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना, मतलब ये तो लॉ को इंटरप्रिटेट करना है, मतलब लॉ को इंटरप्रिटेट करना। लॉ को क्या इंटरप्रेट करना है भाई? क्लियर एज अ डे 6 वोट पड़े हैं फौजिया वकार को, 5 वोट पड़े हैं नीलोफर बख्तियार को। कास्टिंग वोट ये खुद कह रहे हैं टैली होता है, टैली नहीं हुआ, उनका वोट नहीं था। भाग क्यों गई? अच्छा, भाग क्यों गई? मुझे वो भी भागी, उनके 5 जो पीछे पीछे थे, मैं तो उनको वो नहीं कहूंगी, उन खवातीन को पीछे पीछे वो भी भागी। इनकी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि हार से चल साहब, अगर हो गया था तो आपकी पार्टी मेंबर्स को वहां रुकना चाहिए था ना सर। ये इतने बुज़दिल हैं और इतने छोटे जहन के हैं। इतना देखिए, एक कायमा कमीशन की खवातीन की वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, पाकिस्तान की खवातीन नफीसा साहब, अब मुझे रिस्पांस जरा लेने दें, क्योंकि उन्होंने पिछले 3-4 पॉइंट्स हैं, उसको भी रिस्पांस करना है। मैं मौजूद थी ना, मुझसे क्या बहस करेंगे? ये 7 और 7 की बात कर रहे हैं, वो थे। फिर हम 6 के 6 वोट बाहर गए, हमने अपने आप को दिखाया हम 6 वोट है, और चेयरपर्सन साहिबा नजर ही नहीं आई उस दिन से लेकर। प्रॉब्लम ये ना, मैं इसको डिसाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो रूल के मुताबिक वोट कास्ट किया है। रूल बताएं कौन से रूल है? तो वो नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा ना डॉक्टर साहब, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कास्टिंग वोट क्या होता है? चौधरी साहब प्लीज आप बाकी पे रिस्पॉन्ड कर दें, ये बात अब कोर्ट इसको डिसाइड करने देना। चौधरी साहब प्लीज। वैसे अदनान, मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहता हूँ जी, चूँकि नफीसा साहिबा खातून है, और मैं इसलिए एहतराम में जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है उसका जवाब नहीं देता। जितनी गालियाँ उन्होंने दी हैं मैं उसका जवाब नहीं देता। जितनी उन्होंने गलत बातें की हैं, मैं गाली कोई नहीं दी चौधरी साहब, गाली कोई नहीं दी सर। बिल्कुल कहता, बिल्कुल दी है, बिल्कुल दी है। कौन सी गाली दी है? आप मुझे महसूस होता है ना आपको दी हो, मैं बिल्कुल दी है आपने, आपको मालूम है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता ऑन एयर, मैं ऑन एयर रिपीट नहीं करना चाहता। बताएं। मैं जी, आपको मालूम होना चाहिए, आपकी जुबान इस तरह की है। पहली बात तो ये कि आपने एक पहली बदअखलाकी ये की। लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी। पहली बात सुने, मेरा ख्याल है बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बदतमीजी नहीं है, मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपसे सवाल बिल्कुल बदतमीजी है। आपने दोनों दफा मेरी बात के अंदर बोलना शुरू किया है। अदनान, ये अजीब आपने तमाशा लगा लिया भाई। Why have you asked me to speak here? क्यों आपने मुझे बुलाया यहाँ पे? ये बदतमीजी करवाने के लिए बुलवाया? आपको ये तरीका नहीं आता? अपने अपनी बात के ऊपर बात करनी चाहिए। नफीसा साहब मेरी रिक्वेस्ट है, चौधरी साहब आपका टाइम है सर, यू कंटिन्यू सर, यू कंटिन्यू सर, यू अगर आपको तमीज नहीं है बात करने की, सर ये तमीज वाला लफ्ज भी तो सर मुनासिब नहीं है। मेरी बारी के अंदर आप बोल रही हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, यू आर टेलिंग लाइज। बात आगे नहीं बढ़ेगी डॉक्टर साहिबा प्लीज। जी हां चौधरी साहब प्लीज, मैं बात आगे की। अदनान साहब सर, मैं एक मिनट, आप गलत, पहले आपको मैं ठीक कर लूं, सुने मेरी बात। मैंने 3 दफा बात की, मैंने इनकी बात में गुफ्तगू नहीं की। जी जी, ये मुसलसल मेरी गुफ्तगू में बोल रही हैं, ये बदतमीजी है। मैं नफीसा साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अलग से आपको टाइम दूंगा, पूरा टाइम दूंगा चौधरी साहब, क्योंकि पहले हाफ में हम उनको ले नहीं सके, मैंने इसलिए उनको ज्यादा टाइम दिया। सर प्लीज कंटिन्यू। पीपल्स पार्टी की पूरी तारीख जो है, पीपल्स पार्टी की पूरी तारीख इलेक्शन चोरी करने की, इलेक्शन के अंदर बदमाशी करने की। सबसे पहले जो धांधली हुई थी ना 1977 में हुई थी, इनके खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज हुआ था और इनको उठा के बाहर फेंका गया था। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर गाली की सियासत शुरू की। जुल्फकार अली भुट्टो ने फातिमा जना को गाली दी, जुल्फकार अली भुट्टो ने 1976 में गाली दी, जुल्फकार अली, उसके बाद अब भी यहां पर जो है इस सारी बातों का आगाज इन्होंने किया। जब इनको लोगों ने जवाब दिया तो फिर अब ये रिटेलिएट करना शुरू हो गई हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ये अवाम का फैसला है, इनको कबूल करना चाहिए। जो गिलगित बल्तिस्तान में था वो भी अवाम का फैसला था, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर है वो भी अवाम का फैसला है, जो सेनेट के अंदर है वो भी सेनेट के मेंबरान का फैसला है, और जो खवातीन कमीशन में है वो उस खवातीन कमीशन का फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसके बाद जब फैसला हो जाएगा तो इनके सामने आ जाएगा। लेट द कोर्ट डिसाइड सर। अब एक सवाल मैं पूछूं सर, तो एक सवाल करना चाहिए, मैं अदालत को फैसला कर लेने सर। मेरा सवाल चोरी की है, चोरी तो इन्होंने की है, मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है, ये वापस कर रहे हैं। अब आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम क्या, देखे ना, आपने पूरा मौका फराहम किया कि वो जितनी भी बात करती जाए, आपने खामोश नहीं करवाया।
नहीं नहीं चॉइस साहब देखें, वो उनको उन्होंने आधा लेट घंटा ये बोले हैं मुझसे पहले, ये मुनाफिक आधा जो है, घंटा। ये किसी को और मुनाफिक फिर कहना, इनको कोई नजर नहीं आता। मुनाफिक कहना, देखिए, इनकी आपका ख्याल है औकात कि ये शरीफ है, आदमी को इनकी अगर आप औकात मुनाफिक ये है कहें तो कि वो ठीक होता है। जिस शख्स ने आपकी मुल्क को औकात क्या है? जमहूरियत दी, आपकी वो औकात क्या है? उसके लिए बदफाली करेगा। आपकी औकात क्या है? उसका- मैं उसकी पूछता हूं, आप आपकी सोच और औकात समझ- क्या है? समझ चॉइस सकते साहब, हैं कि वो कितने 2 नंबर लोग हैं। आपकी ये औकात क्या है? 2 पहले नंबर ये लोग बता हैं। देना, ये दूसरे 2 की नंबर औकात लोग पूछने हैं। से पहले ये आप गाली अपनी नहीं औकात है। बता दें। ये गाली नहीं है चौधरी साहब, आप 2 आप नंबर 2 हैं। नहीं 10-20 क्योंकि नंबर 2 लोग हैं, लोगों को आपको तारीफ पता होना नहीं पता। चाहिए। उनको आप सिर्फ पता है 20 कि 25 जालसाजी नंबर है, कैसे कहते 2 हैं। नंबर नहीं उनको 20 सिर्फ 25 पता नंबर है है कि झूठ हाँ। कैसे करते हैं। आप दूसरों को उनको ये मुनाफिक पता कह है सकते कि हैं, फरेब कैसे ये करते हैं। गाली है। आप सब जाली आप लोग किसी हैं। सेंसिटिव आदमी से पूछ के देख चॉइस लें। साहब, ये फिर आप वो आपको मकाम बन आप ये आपस की डिबेट चलती रहेगी सर। चॉइस साहब मुल्क प्लीज, के ऊपर आपको वो मकाम यानी मिला है जिसको आप इतना डिजर्व नहीं मुल्क को करते। लूटा है, आप अगर अदालतों शहीद के अंदर जुल्फ़िकार भुगत रहे अली हैं, भुट्टो वहां पे की पैसा नैब को औकात वापस नहीं कर चॉइस साहब देखें ना, आप जी हाँ। आप नफीसा शाह साहब को भी तो बोलने देना सर, वो नहीं बोली आपके बीच रिकॉर्ड के में। ऊपर है, जुल्फकार अली भुट्टो ने फातिमा जना को गाली हाँ, दी थी। बोले बोले 1976 में लाहौर के लीगल चौक में गाली दी थी। 2 नंबर हाँ। बंदा, उसको जमीन नहीं मिलेगी इधर। मैं बता रही आप हूँ, जो 20 आपने नंबर है पार्लियामान खुद। के साथ किया, आप 20 जो नंबर आपने है। इस मुल्क के साथ किया, आपके लिए जमीन मैं जरूर तंग होगी एक आपने भी साइड से। किया, और आपने भी लोगों को चॉइस साहब देखें, फिर आप नफीसा शाह साहब को काउंटर कर रहे हैं ना सर, फिर आप भी वही कर रहे हैं सर जो आप चोरों, लुटेरों, डाकुओं, मैं असल में आपने बिल्कुल गलत किया अदनान। सारे चोर ये हैं, डाकू ये सर, मैं हैं, देखो, सारे मुल्क के लुटेरे ये हैं। इस मुल्क के ऊपर 40-50 साल से ये हुक्मरान रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ 34 महीने की है। डॉक्टर साहबा, चॉइस साहब मुझे डॉक्टर साहबा को 2 मिनट रिस्पॉन्स करने दें। लोग समझेंगे कि जिसका नाम है, इन्होंने उसके नाम को खुद रुस्वा किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम को रुस्वा करने वाले ये लोग हैं। चॉइस साहब, आप नफीसा शाह साहबा को प्लीज रिस्पॉन्स करने दें सर। आप उसकी जूती की नोक के बराबर नहीं है, आप खुद जूती के नोक के बराबर नहीं है, पीटीआई के कारकुन की जूती की नोक के बराबर नहीं है आप। जी हाँ, आप जो कुछ बोलेंगी मैं बताऊंगा। आप पीटीआई के किसी कारकुन की जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। सर, ये लोगों को डिफेंड करते हैं आप। सर प्लीज नफीसा शाह साहब को 1 मिनट दे दो यार। सारा मुल्क लूट के आप आ गए। चॉइस साहब प्लीज सारा नफीसा शाह साहब को 1 मिनट तो बोलने देना सर। आज जो जज कराची का आपने कभी दागे पूछा है आपने? सारा मुल्क जो है उसके अंदर एक बीमारी की मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। इजाज चौधरी साहब, डॉक्टर साहबा को रिस्पांस करने दीजिए, बिकॉज उनको नहीं बोलने दिया गया सर। आखिर मैडम 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं प्लीज। देखे ना, मैं आप भी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आपने उनको एक दफा भी मना नहीं किया। अदनान साहब, आपने उनको इनकी औकात नहीं बताई। सब ये मेरी बात में बोल रही थी, आपने एक मरतबा भी चुप नहीं किया। मैं दोनों को चुप करा रहा हूं। डॉक्टर साहब 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। डॉक्टर साहब इजाज साहब, नहीं आपने जब मेरी बारी थी आपने एक मरतबा भी नहीं चुप कराया। मैंने उनको भी चुप कराया सर। अब आपकी आवाज हमने ऑडियंस तक दी है। बिल्कुल नहीं कराया, बिल्कुल सर। आप शो की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा सर। चुप कराया होता तो मैं ना बोलता। अच्छा, मैं अब सर डॉक्टर साहबा को रिस्पांस कर जी नफीसा शाह साहबा प्लीज। देखिए, ये डिबेट तो नहीं है ना। अगर आप एक दूसरे के मेरे लीडर को गाली देंगे, मैं इनके लीडर को गाली किया, मैं कहूंगी ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जूती की मैल भी नहीं है। खुद गालियों का ये तो समझ नहीं आती ना आप लोगों को। जब आप खुद गालियां दे रही हैं तो दूसरों को आप नसीहत कर सकती हैं। यार इसको बंद कर दो यार, ब्रेक ले लो। मैं बड़ी माजरत के साथ मुझे ये शो यहाँ पे खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के बाद वफाक में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है, KPK में भी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में बना चुकी। तो अब आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर किसी के इल्हाक के, बगैर किसी इत्तेहादी के हुकूमत बनाने को तैयार है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 4 लोगों ने जो कि इलेक्शन जीते हैं उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं, जिनमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास साहब और अजहर सादिक साहब, उनके इंटरव्यू भी हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी रहनुमा हैं, पंजाब में बड़े एक्टिव रहे और हम सब तो उनको फिर पंजाब की सियासत की तरफ देख रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया आज़ाद कश्मीर से और इलेक्शन में जीते भी सही वाज़ेह अक्सरियत के साथ। अब बड़े मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए, आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के लिए। तो क्या वाकई
वो वज़ीर आज़म होंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो इंटरव्यू किया उसमें किस तरह की बातें हुई, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं सर तनवीर अलियास साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम तो बड़े पुरुमीद थे आपसे कि आप पंजाब में आए हैं तो आप पाकिस्तान की मरकजी सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं और कर भी रहे थे, लेकिन फिर आप सडनली आज़ाद कश्मीर चले गए इलेक्शन लड़ने। मैं तो चाहूँगा इस पर थोड़ी सी अगर नज़र डाल लें, आप कोई बात कर लें कि ऐसा हुआ क्यों कि आप कश्मीर की सियासत की तरफ लौटे और वहाँ इलेक्शन लड़ा। आपको तो पंजाब में और मेन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्वॉल्व रखा हुआ था। सर अदर भाई, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मौका देने के लिए, बात करने के लिए। देखिए, चूँकि हम ये समझते हैं कि मुल्क में किसी भी जगह पे जहाँ पे भी आपको कोई काम करने का या खिदमत करने का मौका मिले वो करना चाहिए। मैं चूँकि डायरेक्ट कभी भी किसी जमात के साथ एफिलिएट नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। पंजाब में मैंने काम किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चेयरमैन हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फिर हमारे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनको मेरा काम पसंद आया। अभी हमें इमरान खान साहब ने मुझे आज़ाद कश्मीर में PTI को मजबूत करने में और इलेक्शन लड़ने के लिए कहा था, तो वो हमने काम किया। वो जहाँ पे भी मुल्क में किसी जगह भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं इंशाल्लाह उसके लिए हाज़िर हूँ। आपको आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था? जी, मुझे उन्होंने कहा था। अच्छा सर, जब इलेक्शन हो रहे थे, क्योंकि मैं अभी आगे भी बढ़ता हूँ, इलेक्शन के दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्टेबल्स को मुंतखब किया है। वो लोग जो इससे पहले मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ रह चुके हैं लेकिन उनका वोट बैंक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन लोगों को अपने साथ मिलाया ताकि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीता जा सके। आज़ाद कश्मीर में PTI का जो असल कारकुन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से और इलेक्शन से महरूम रहा। क्या ये बात दुरुस्त है सर? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप आज़ाद कश्मीर की स्पेसिफिक सूरत हाल में देखेंगे तो ये इलेक्टेबल बहुत थोड़े थे जो आए हमारे साथ, किसी न किसी स्टेज पे ज्वाइन हुए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर उन लोगों को टिकट दिए थे जो पिछले 8 साल 10 साल या 6 साल से एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। उन्होंने 2016 में भी इलेक्शन लड़े, 11 में भी लड़े, और ऐसे लोग थे हमारे पास, उनको इस दफ़ा हमने टिकट दिए। उसमें से कुछ लोग जीतने में कामयाब हो गए। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि अदनान हैदर आज मुस्तक कितने मिनट का इंटरव्यू था आज आपका, और क्या 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 इमरान खान साहब का फोकस क्या था, किन पॉइंट्स पे वो बात करना चाह रहे थे आपसे? देखिए, जो मीटिंग्स होती हैं ना, उसमें चूँकि अभी हमारी स्पेशल सीट्स पे मतलब इलेक्शन होने जा रहा है, फिर अभी मुख्तलिफ ओहदे फाइनल होने हैं, स्पीकर्स हैं, डिप्टी स्पीकर्स हैं, तो उसमें यह है कि इस हवाले से सबसे उन्होंने सेपरेट मीटिंग की। मुमकिन है किसी से 15 मिनट की हो, किसी से 25-30 मिनट की हो। हमने ऐसा ही टाइम तो काउंट नहीं किया। लेकिन देखें, मेरी चूँकि बींगा उनके सुबार्डिनेट, मैं चूँकि पंजाब में काम कर रहा था, उनके साथ बहुत मीटिंग्स है पहले भी, अभी इलेक्शन कैंपेन में भी हम उनके साथ रहे, उससे हटके भी बातचीत होती रहती है। तो ये जो मीटिंग थी आज की, इसमें भी मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने डिस्कशन की। जो बीइंग अ चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनका प्रोग्रेटिव बनता है कि वो लोगों के साथ मुख्तलिफ मामलात पे उनके व्यूज़ जाने। तो इस हवाले से मेरा हाल बातचीत हुई। सर, फील क्या आई आपको? आपको लगता है कि आप इमरान खान साहब आपको ही वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे या बना रहे हैं? क्योंकि इंटरव्यू देते हुए या बातचीत करते हुए डेफिनेटली वज़ारत उज़्मा के लिए बातचीत हो रही होगी, और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उस पर बात। आपको फील क्या आई कि प्राइम मिनिस्टर कितने % आपको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर का? देखें, हमारे बारे में ये उनको पता है कि जो इनको काम देंगे ये करेंगे मेरे वर्कर के तौर पे। लेकिन मैं कोई अभी कहना नहीं चाहता, चूँकि ये उनका एरिया है, वो खुद अनाउंसमेंट करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आप ज़ाती तौर पर चाहते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन जाएं? एक ख्वाहिश है आपकी? देखें, मुझे हमारे जो चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब जो असाइनमेंट देंगे इंशाल्लाह हम अदा करेंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ूंगा। इमरान खान साहब ने कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के किन मसाइल पर बात की? बिकॉज अगर आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे तो यू विल लीड दैट इशूज़, उनको सॉल्व भी करना होगा, उन मसाइल को देखना भी होगा।
देखिए, इमरान खान साहब की चूँकि कश्मीर के हवाले से खुशी उनकी एफिलिएशन है, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से वो बड़ी कमिटमेंट रखते हैं। फिर जो 5 अगस्त 2019 को जो हिंदुस्तान ने प्रिंसली स्टेटस का जो डिसीजन किया, रिवोक किया प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर का, उस हवाले से इमरान खान साहब ने न सिर्फ ये कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, लेकिन उन्होंने सफ़ीर बन के दिखाया। और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर के लोग और मकबूजा कश्मीर के लोग जनाब इमरान खान साहब को अपना मौसन समझते हैं। इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के हवाले से बहुत कमिटेड हैं और वो कहते हैं कि बेरोज़गारी वहाँ पे बहुत